हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका अपना वली रहमानी और ये वीडियो स्टार्ट होने से पहले ही मैं एक डिस्क्लेमर दे देना चाहता हूं कि ये वीडियो मैं अपने देश के हिंदू भाइयों के लिए बना रहा हूं। जी हां, मैं ये वीडियो उन हिंदू भाइयों के लिए बना रहा हूं जो शाम को 6 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक टीवी के सामने बैठकर टीवी एंकर्स और न्यूज़ एंकर्स को सुनते हैं और टीवी पर न्यूज़ देखते हैं। ये वीडियो उन लोगों के लिए बना रहा हूँ। जी हाँ, ये वीडियो मैं तबलीगी जमात के मुद्दे पे बना रहा हूँ। अब सवाल ये है कि तबलीगी जमात का मुद्दा 13 मार्च को हुआ था और आज 19 अप्रैल है। एक महीने से ज़्यादा हो गया है और तब से लेकर अब तक मैंने एक स्टेटमेंट भी तबलीगी जमात पर नहीं दिया। पर आज क्यों दे रहा हूँ मैं? आज इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि मेरी पड़ोसी मेरी माँ से तबलीगी जमात पे सवाल करती हैं। मेरी पड़ोसी मेरी माँ से इस अंदाज में सवाल करती हैं पड़ोसी तबलीगी जमात पे, एज इफ़ माई मदर इज़ लायबल फॉर व्हाट इज़ हैपेंड इन दिल्ली निज़ामुद्दीन मरकज़, एज इफ़ माई मदर इज़ आंसरेबल फॉर व्हाट इज़ हैपनिंग इन दिल्ली निज़ामुद्दीन। तो मेरी माँ जिम्मेदार नहीं है जस्ट बिकॉज माई मदर इज़ अ मुस्लिम। तो इसलिए ये वीडियो उन सारे मुसलमानों के बिहाफ पे बना रहा हूँ मैं जिनसे लोग इस तरह सवाल पूछते हैं तबलीगी जमात के बारे में, जैसे कि तबलीगी जमात में जो हुआ निज़ामुद्दीन में, चाहे वो गलत हुआ या सही हुआ वो तो कोर्ट डिसाइड करेगा, पर तबलीगी जमात में जो भी हुआ उसका जिम्मेदार इस देश का हर मुसलमान है। तो ये वीडियो मैं अपने देश के हर मुसलमान भाई और बहन की तरफ से हर हिंदू भाई और बहन के लिए बना रहा हूँ ताकि आप समझ पाएँ कि किस तरह मीडिया मुसलमान कम्युनिटी मुस्लिम कम्युनिटी के पीछे पड़ गई है और एक स्क्रिप्ट के तहत काम कर रही है, ताकि आप समझ पाएँ कि क्या सच है और क्या झूठ है। तो हाथ जोड़ के आपसे गुजारिश करता हूँ कि इस वीडियो को पूरा सुने आप और ध्यान से सुने, क्योंकि मैं कुछ डेट्स, कुछ फिगर्स, कुछ डेटास, कुछ नंबर बताऊँगा जिसको सुनने के बाद आप समझ पाएंगे कि क्या सच है और क्या झूठ है। तो शुरू करते हैं कि कितने तारीख को तबलीगी जमात का इवेंट दिल्ली में हुआ। दिल्ली के निज़ामुद्दीन में तबलीगी जमात का इवेंट 13 तारीख को हुआ। कब तक हुआ? 13 मार्च से लेकर 15 मार्च तक, यानी 13, 14, 15, 3 दिन तक तबलीगी जमात का इवेंट दिल्ली में हुआ। पर 13 तारीख को एक और चीज़ हुआ। 13 तारीख को एक और चीज़ ये हुआ कि हेल्थ मिनिस्ट्री इंडिया की ये नोटिफिकेशन और ये स्टेटमेंट देती है कि देयर इज़ नो हेल्थ इमरजेंसी इन इंडिया एंड देयर इज़ नो नीड टू पैनिक, कि इस देश में, हमारे देश में कोई हेल्थ इमरजेंसी नहीं है तो किसी को पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। पर किसी मीडिया ने ये बात नहीं बताया कि जिस दिन तबलीगी जमात का इवेंट हुआ उसी दिन हेल्थ मिनिस्ट्री कहती है कि कोई हेल्थ इमरजेंसी नहीं है इंडिया में, किसी को पैनिक करने की ज़रूरत नहीं, कोरोना वायरस की वजह से कोई हेल्थ इमरजेंसी नहीं है। अब आप खुद सोच लें कि जब हेल्थ मिनिस्ट्री कह रही है कोई हेल्थ इमरजेंसी नहीं है तो क्या तबलीगी जमात की गलती है? हो सकती है, गलती हो सकती है, गलती हो सकती है, हम आगे बात करेंगे उस पर हम सिर्फ तबलीगी जमात की क्यों बात कर रहे हैं? क्या मंदिर खुले हुए नहीं थे? क्या मंदिरों में लोग पूजा करने नहीं जा रहे थे? तबलीगी जमात में 13 से लेकर 15 तक लोग मौजूद थे। कितने लोग? 4000 लोग मौजूद थे। तो हम 13, 14, 15 की बात नहीं करेंगे, हम 18 और 19 मार्च की बात करते हैं। तबलीगी जमात के इवेंट हो जाने के बाद किन मंदिरों में कितना पूजा हुआ और कितने लोग आए, कुछ डेटा बताता हूँ मैं आपको, कुछ नंबर बताता हूँ और गौर से सुने इसको आप। अहमदाबाद मिरर एक न्यूज़ पोर्टल है, टाइम्स ग्रुप का न्यूज़ पोर्टल है, उनका 2 अप्रैल का एक न्यूज़ रिपोर्टिंग है जो इसको मैं आपको बता रहा हूँ। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। अहमदाबाद मिरर का न्यूज़ रिपोर्टिंग है, न्यूज़ का कटिंग लगा रहा हूँ मैं। उन्होंने बताया है कि 18 और 19 मार्च तबलीगी जमात का इवेंट कब हुआ? 13, 14, 15, उसके बाद की बात कर रहे हैं हम। 18 और 19 मार्च में किस मंदिर में कितने लोग आए? अतंकुला पोंगला मंदिर जो कि केरला में है, वहाँ 1 लाख लोग आए। तबलीगी जमात में कितने लोग? 4000 लोग। पर इस मंदिर की न्यूज़ में कोई चर्चा नहीं है। तिरुपति मंदिर में 40,000 लोग आए 18 और 19 तारीख के बीच में। तबलीगी जमात में कितने? 4000 लोग। पर इस मंदिर का भी कोई चर्चा नहीं है। इस्कॉन टेम्पल के हरीश गोविंद दास जो वहाँ के हेड हैं, उनका स्टेटमेंट है कि हमारे यहाँ 18 और 19 तारीख के बीच में 12,000 लोग आए और तबलीगी जमात में कितने? 4000 लोग। पर इस्कॉन टेम्पल का न्यूज़ में कोई चर्चा नहीं है। सोमनाथ मंदिर में कितने लोग आए? 5000 लोग। तबलीगी जमात में कितने लोग आए थे? 4000 लोग। पर सोमनाथ मंदिर का न्यूज़ में कोई चर्चा नहीं है।
पावागढ़ी मंदिर, वहाँ के सुरेश पटेल जो वहाँ के ट्रस्टी हैं, उनका स्टेटमेंट है कि पावागढ़ी मंदिर में 18 से 19 मार्च के बीच में 5000 लोग आए, पर इस मंदिर का भी कोई चर्चा नहीं। भद्रकाली मंदिर के श्रीकांत तिवारी जी वहाँ के ट्रस्टी हैं, उनका कहना है कि 18 और 19 मार्च के दिन 2000 लोग उनके मंदिर में आए। यानी तबलीगी जमात का इवेंट 15 तारीख को ख़त्म होता है 4000 लोग के साथ, और आज तक 1 महीने बाद तक हर मीडिया में तबलीगी जमात पे ही चर्चा हो रहा है। 6 से 10 का शो सिर्फ तबलीगी जमात पे डेडिकेटेड है। एक बार भगवा चश्मा हटाकर देखें कि अगर न्यूज़ रिपोर्टर इस तरह इन मंदिरों के बारे में रिपोर्टिंग करते कि किन किन ने इजाज़त दे दी इन मंदिरों को इतना लोग लाने की, 1 लाख लोग हैं, 40,000 लोग हैं, 12,000 लोग हैं, और 1 महीने तक इन मंदिरों पर चर्चा होता, तो क्या आपको नहीं लगता कि ये मंदिर भी जिम्मेदार है कोरोना वायरस फैलाने के लिए? पर इन पर चर्चा नहीं हुआ है। अब इससे पहले जो आपको मैं नंबर्स और डेट्स और फिगर्स बताया, वो सारे वो नंबर्स थे मंदिरों के, मस्जिदों के, जो लॉकडाउन से पहले और जनता कर्फ्यू से पहले थे, यानी कि 18-19 मार्च तक के थे, जब तक कि देश में बहुत से लोगों को कोरोना वायरस का सीरियसनेस समझ नहीं आया था। तो अब मैं आपको वो डेट्स बताऊंगा, वो नंबर्स बताऊंगा जो जनता कर्फ्यू और लॉकडाउन के बाद का है। यानी कि 22 तारीख को देश में जनता कर्फ्यू होता है और 25 मार्च को ऑफिशियली लॉकडाउन शुरू हो जाता है। यानी 25 मार्च को देश के हर एक बच्चे को मालूम चल गया था कि कोरोना वायरस एक कितना सीरियस महामारी हमारे देश में है। तो 23 मार्च को क्या होता है, यानी 25 जब 22 मार्च को जनता कर्फ्यू होता है, उसके अगले दिन 23 मार्च को मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान 500 लोगों को लेकर कम से कम एक जश्न मनाते हैं, एक सेलिब्रेशन करते हैं। मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार को गिराकर बीजेपी सरकार बनाने पर जो एक जश्न मनाते हैं, वो कुछ 500 लोग उस जश्न में होते हैं। कितने न्यूज़ चैनल्स ने इन 500 लोगों पर सवाल किया, शिवराज सिंह चौहान पे सवाल किया, जो कि चीफ मिनिस्टर है मध्य प्रदेश के और पिछले 15 साल से चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं। तो ये 23 मार्च की बात है, जनता कर्फ्यू के अगले ही दिन 500 लोग लेकर पहुंच जाते हैं वो। अब जनता कर्फ्यू के बाद 25 मार्च, जिस दिन लॉकडाउन स्टार्ट हुआ, उस दिन माँ आदि शक्ति उत्तर प्रदेश के लखनऊ में एक सेल्फ स्टाइल्ड गॉड वुमेन है, एक साध्वी हैं, वो एक पूजा रखती हैं कुछ 100 लोगों को लेकर, और जब पुलिस उन्हें रोकने आता है तो अपनी तलवार को बाहर निकाल लेती हैं और पुलिस को डराती हैं मारने के लिए। कहती मैं पूजा करूंगी वरना चले जाओ, तलवार दिखाकर कहती हैं वो। आप एक बार इमेजिन करें, एक मस्जिद का मौलाना तलवार निकालकर पुलिस को भगाता तो आज इस देश में मुसलमानों के साथ क्या होता। पर लखनऊ के एक साध्वी ने तलवार निकाला 25 तारीख को, जिस दिन लॉकडाउन शुरू होता है। प्रधानमंत्री टीवी पे आके कहते हैं कि पूरे देश में लॉकडाउन होगा, पर किसी टीवी चैनल ने क्या इस साध्वी पे चर्चा किया? जी नहीं किया। तो आप खुद बता दें, आप खुद समझ लें कि किस तरह मुसलमान कम्युनिटी को बदनाम किया जा रहा है। 25 तारीख को फिर से, जिस दिन लॉकडाउन शुरू हुआ, उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ अयोध्या जाते हैं और वहाँ पूजा करते हैं और रामलल्ला की पुतले को लेकर एक टेम्परेरी मंदिर में शिफ्ट करते हैं। वो क्या ज़रूरत पड़ गई कोरोना वायरस के बीच में उन्हें पूजा करने की? और जिस दिन लॉकडाउन शुरू हुआ, कुछ 100 लोगों को लेकर वो पूजा करते हैं वहाँ पर अयोध्या में नवरात्रि में। तो क्या किसी टीवी चैनल ने योगी आदित्यनाथ पे सवाल उठाया? नहीं उठाया। जी हाँ, एक ने सवाल उठाया, उसके खिलाफ क्या हुआ? केस बुक हो गया। उसके खिलाफ क्या हुआ? उसे परेशान करना शुरू कर दिए। उसके बाद 17 अप्रैल, मार्च की बात नहीं कर रहा हूं मैं, 17 अप्रैल सिद्धलिंगेश्वर मंदिर कर्नाटका के कुलबर्गी में कुछ 150 लोग चैरियट पुलिंग फेस्टिवल में पार्ट लिए हैं कि चैरियट को टान के लाना है और पूजा करना है सिद्धलिंगेश्वर मंदिर। किस टीवी चैनल ने इन पर चर्चा किया? 10 अप्रैल को सूरत में एक जैन मंदिर में पूजा होती है। 10 अप्रैल को, मार्च नहीं, 10 अप्रैल को
जब सेकेंड फेज ऑफ लॉकडाउन शुरू हो गया, समझे आप। और डिप्यूटी मेयर सूरत का नीरव शाह उस पूजा में मौजूद होते हैं। कितने टीवी चैनल्स ने इस जैन मंदिर के पूजा, जहाँ पे 100 लोगों से ज़्यादा लोग थे, इस पे चर्चा किया। और ऐसे बहुत से मंदिरों का लिस्ट है जो आपको दे सकता हूँ। पर क्या किसी धर्म को जिम्मेदार और धर्म के लोगों को जिम्मेदार ठहराना सही है? ये सवाल मैं आप पे छोड़ता हूँ। अब मैं आपको कुछ 5-6 ऐसे एग्जाम्पल दूंगा जिससे आप समझ जाएंगे कि कितना मीडिया मुसलमानों के खिलाफ काम कर रहा है, किस साजिश के तहत काम कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, पहले अपने स्क्रीन पे देखें आप, आज तक का न्यूज़ बुलेटिन था। न्यूज़ बुलेटिन में आता है मदरसे में छिपे 11 लोग, यानी जब मदरसा की बात आई तो छिपे 11 लोग, और गुरुद्वारा में फंसे 200 लोग। मदरसा के लिए छिपे शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं और गुरुद्वारा के लिए फंसे शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। मदरसा में छिपे 11 लोग, गुरुद्वारा में फंसे 200 लोग। आप खुद समझ लें इससे कि किस तरह आज तक रिपोर्टिंग कर रही है। और एक के बाद एक बुलेटिन आया, पहले मदरसा का बुलेटिन, फिर गुरुद्वारा का बुलेटिन आया। हिंदुस्तान टाइम्स के 4 न्यूज़ के बारे में बता रहा हूँ मैं आपको, 4 न्यूज़ बुलेटिन के बारे में, 4 न्यूज़ हेडलाइन के बारे में बता रहा हूँ। 93 माइग्रेंट वर्कर्स हेल्ड फॉर डिफाइंग लॉकडाउन एंड अटैकिंग कॉप्स। तो क्योंकि जो अटैक करने वाले लोग थे वो मुसलमान नहीं थे, तो उनके लिए माइग्रेंट वर्कर्स का इस्तेमाल किया गया। 93 माइग्रेंट वर्कर्स हेल्ड फॉर डिफाइंग लॉकडाउन एंड अटैकिंग कॉप्स। 93 माइग्रेंट वर्कर्स को पकड़ा गया पुलिस पर हमला करने के लिए। उसके बाद दूसरा न्यूज़, पब्लिक अटैक पुलिस इन असम। पब्लिक शब्द का इस्तेमाल किया गया जब मुसलमान नहीं थे। विलेजर्स अटैक कॉप इन बंगाल। विलेजर्स शब्द का इस्तेमाल किया गया जब मुसलमान नहीं थे बंगाल में। मैंने पहला 3 न्यूज़ देखे, जब मुसलमान नहीं थे तो अलग अलग शब्दों का इस्तेमाल किया गया उनके बारे में बताने के लिए। मगर यही चीज़ जब मुसलमान हो जाता है तो क्या होता है? न्यूज़ पढ़ लें हेडलाइन, 25 मुस्लिम मैन अरेस्टेड फॉर अटैकिंग कॉप इन उड़ीसा। यानी 4 न्यूज़ एक ही बात, यानी जब मुसलमान करता है तो मुसलमान शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, मुसलमान वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है स्पेसिफिकली। और जब नॉन मुस्लिम करता है या मुसलमान नहीं करता है तो माइग्रेंट वर्कर्स, पब्लिक, विलेजर्स, इन शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये हिंदुस्तान टाइम्स के 4 अलग अलग न्यूज़ के हेडलाइन बताकर मैं आपको बता दिया कि किस तरह मुसलमानों के खिलाफ साजिश की जा रही है। ANI न्यूज़ का एक ही न्यूज़ है पर 2 अलग अलग इंसान के बारे में, यानी गुनाह एक ही, जुर्म एक ही, पर 2 अलग अलग इंसान के बारे में, एक मुसलमान एक हिंदू। तो जब हिंदू के बारे में न्यूज़ छापा जा रहा है तो क्या लिखा जा रहा है? मुंबई पुलिस अरेस्टेड 1 पर्सन फॉर होर्डिंग 1 लाख मास्क। यानी मुंबई पुलिस ने एक इंसान को अरेस्ट किया 1 लाख मास्क होर्ड करने के लिए। उस इंसान का नाम नहीं लिखा गया, उस इंसान का मजहब नहीं लिखा गया। पर वही इंसान जब मुसलमान, वही काम जब मुसलमान करता है तो ANI कैसे न्यूज़ छापता है? मुंबई पुलिस हैज सीज्ड 57,500 मास्क फ्रॉम मोहम्मद मिराज फॉर सेलिंग एट हायर प्राइस, अ केस हैज़ बिन बुक्ड। तो उस इंसान का नाम बड़े बड़े बोल्ड शब्दों में लिखा जाता है। तो आप समझ लें कि मीडिया किस तरह काम कर रही है। अभी 4 दिन पहले बांद्रा में, मुंबई के बांद्रा में कुछ 3000 माइग्रेंट वर्कर्स जमा हो गए। तो रिपब्लिक टीवी उस न्यूज़ को कैसे छापती है? रिपब्लिक टीवी उस न्यूज़ को कैसे छापती है? अब जमा इसलिए हो गए थे क्योंकि ABP के एक न्यूज़ एंकर ने, ABP न्यूज़ के एक न्यूज़ एंकर ने यह कहा था कि सरकार ट्रेनें खोल रही हैं, बसें खोल रही हैं माइग्रेंट वर्कर्स के लिए। फेक न्यूज़ की वजह से उनके 3000 लोग जमा हो गए। पर कोइंसिडेंटली मुसलमानों की फूटी किस्मत समझे कि जहाँ जमा हुए वहाँ एक मस्जिद थी। तो रिपब्लिक टीवी का न्यूज़, रिपब्लिक टीवी का हेडलाइन क्या है? बांद्रा मस्जिद के पास 3000 लोगों को किसने इकट्ठा किया? बांद्रा मस्जिद के पास 3000 लोगों को किसने इकट्ठा किया? वाह भैया। एक आखिरी न्यूज़ के बारे में बताता हूं मैं आपको। न्यूज़ 18 ने एक न्यूज़ छापा कि दुबई से एक आदमी लौटा इंडिया और अपने परिवार के 11 लोगों को इन्फेक्ट कर दिया कोरोना वायरस से। उसे भी कोरोना वायरस था और उसके बावजूद, कोरोना वायरस होने के बावजूद वो 1500 लोगों का खाने का इंतज़ाम अपने घर पे करता है। पैसा वाला इंसान था, 1500 लोगों का खाने का इंतज़ाम अपने घर पे करता है। उस इंसान का नाम सुरेश था। पूरे न्यूज़ में उस इंसान का नाम सुरेश
यानी कि वो हिंदू भाई थे हमारे, उनका नाम कहीं मेंशन नहीं किया। पर जो न्यूज़ के साथ एक तस्वीर लगाते हैं न्यूज़ को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, वो तस्वीर में वो एक दो मुसलमान टोपी दाढ़ी लगाकर बैठे हैं। यानी जो हेडलाइन पढ़ेगा, पूरा न्यूज़ नहीं पढ़ेगा, उसके दिमाग में वो फ़ोटो देखकर ये परसेप्शन बैठ जाएगा दुबई से लौटा हुआ इंसान एक मुसलमान है। और उस न्यूज़ में पूरा न्यूज़ पढ़कर देख लें आप, कहीं उनका नाम भी लिखा नहीं है सुरेश। तो इस तरह ये लोग साजिश कर रहे हैं। ये कुछ 5-6 आपको न्यूज़ के बारे में बताया मैं आपको, जिनसे हमें ये समझ में आ रहा है कि मीडिया किस तरह मुसलमानों के खिलाफ ये साजिश कर रही है। तो ये 5-6 आइडेंटिफाई हो गए हैं। आप सोचें कि 1 महीने से रोज़ लगातार कोई न्यूज़ ऐसा नहीं है जहाँ तबलीगी जमात का डिस्कशन नहीं हुआ, मुसलमान डिस्कशन नहीं हुआ, पाकिस्तान डिस्कशन नहीं हुआ। अगर लोग बैठ जाएं पकड़ने के लिए तो ऐसी कितनी साजिशें इनकी पकड़ी जाएंगी। तो भगवा चश्मा निकालें और आप देखें कि मुसलमान आपका दुश्मन नहीं, ये मीडिया वाले आपके दुश्मन हैं, ये मीडिया वाले आपके दुश्मन हैं। तो ये न्यूज़ चैनल्स का काम था। उसके बाद आपके व्हाट्सएप पे अगर आपको याद है कई सारे वीडियोस आए होंगे कि मुसलमान तबलीगी जमात वाले ने पुलिस वाले पे थूक दिया। फिर उसके बाद ऑल्ट न्यूज़ का न्यूज़ आया कि वो पुरानी वीडियो है, वो फेक वीडियो है। उसके बाद मुसलमान जो है मस्जिद में बैठकर प्लेट चाट रहे हैं कोरोना वायरस फैलाने के लिए। फिर वो बाद में पता चला कि वो भी फेक वीडियो था। वो लोग एक रिचुअल के तहत अपने प्लेट को साफ़ कर रहे थे, बहुत पुराना वीडियो था। एक और वीडियो न्यूज़ आया कि मुसलमान जो है तबलीगी जमात हॉस्पिटल में नंगे हो जा रहे हैं नर्सेस के सामने, वो बात भी जो है वो झूठ निकली। तो ये सारे अचानक से पुराने वीडियोज़ आपके व्हाट्सएप तक कैसे पहुँचने लगे? क्या आपने कभी सोचा है? ये बहुत बड़ी साजिश के तहत हो रहा है काम कि कोई 10 साल पुराना वीडियो, 5 साल पुराना वीडियो मुसलमान फल चाट रहा है, वो आपकी व्हाट्सएप तक पहुंच जाता है। तो ऐसे कम से कम 20-25 वायरल वीडियोस हैं जो 10 साल 5 साल पुराने हैं। मुसलमान कहीं फल चाट रहा है, कहीं थूक रहा है, कहीं छींक रहा है। ये सारे वीडियोस आप तक कैसे पहुंच जाते हैं अचानक और आपके फ़ोन तक? यानी एक बहुत बड़ा सेटअप है कहीं पर जो इस पे काम कर रहा है, किस तरह हर हिंदुस्तानी के फ़ोन तक ये वीडियोस पहुंच जाएं। तो आपको ये समझना है कि किस तरह ये लोग काम कर रहे हैं। उसके बाद हमने देखा सूरत में कई 1000 लोग जमा हो गए, माइग्रेंट वर्कर्स। उसका जिम्मेदार कौन है? क्या गुजरात की सरकार जिम्मेदार नहीं है? और ये लॉकडाउन के बीच में ऐसा होता है, इस पे कोई चर्चा नहीं। क्या उनकी वजह से कोरोना वायरस नहीं फैल रहा है? बांद्रा में कुछ 3000 लोग जमा हो गए, क्या उनकी वजह से कोरोना वायरस नहीं फैल रहा है? दिल्ली में 1000 लोग जमा हो गए बस स्टेशन के पास, क्या अरविंद केजरीवाल को जिम्मेदार ना ठहराएं हम? अरविंद केजरीवाल के खिलाफ FIR ना किया जाए? फिर 22 तारीख को जिस दिन देश में जनता कर्फ्यू हुआ, हमने देखा किस तरह पूरे देश में हर शहर में लोग सड़क पर उतरकर ढोल बजा रहे थे, ढोल के साथ बाहर आ गए और चिल्लाने लगे गो करोना गो करोना। एक नाच का, एक सेलिब्रेशन का माहौल था। एक तरफ लोग मर रहे थे, दूसरी तरफ एक सेलिब्रेशन, ढोल लेकर लोग निकले और ऐसे खुशी मना रहे हैं। तो ऐसे हज़ारों की तादाद में हर शहर में लोग निकल गए। तो क्या उनसे कोरोना वायरस नहीं फैल रहा है? इस पे सवाल क्यों नहीं कर रहे हैं लोग? फिर उसके बाद मोदी जी ने कहा कि मोमबत्ती जलाएं, दिया जलाएं। उस दिन कई सारे शहरों में आग लग गया। हमने देखा कई सारे शहरों में लोग मोमबत्ती लेके सड़क पर निकल गए, मशाल लेके सड़क पर निकल गए। कुछ लोग तो जय श्री राम चिल्लाते हुए सड़कों पर निकल गए। तो क्या इनके वजह से कोरोना वायरस नहीं फैल रहा है? अब आप आखिरी बात मेरी समझ लें कि पहला केस जो हिंदुस्तान में कोरोना वायरस का आता है वो था 30 जनवरी। 30 जनवरी में वुहान से पहला एक कोरोना वायरस का केस इंडिया में आता है, केरला में आता है। तो सरकार को क्या उसके बाद इंटरनेशनल फ़्लाइट्स नहीं रोक देना चाहिए था? क्या उस एक इंसान की वजह से कोरोना वायरस नहीं फैला पूरे देश में? उसके बावजूद 24 फरवरी को 1 लाख लोगों से ज़्यादा लोग नमस्ते ट्रम्प इवेंट में आते हैं। और नमस्ते ट्रम्प इवेंट में हम जानते हैं आज अमेरिका में सबसे ज़्यादा कोरोना वायरस फैला हुआ है। क्या मोदी जी जिम्मेदार नहीं है 24 तारीख के नमस्ते ट्रम्प इवेंट के लिए, जब 30 तारीख को यानी 24 दिन पहले पहला कोरोना वायरस केस इंडिया में आ गया था? क्या मोदी जी जिम्मेदार नहीं है नमस्ते ट्रम्प रखने के लिए? अब आप खुद ही सोचें कि तबलीगी जमात पे एक छोटा क्लैरिफिकेशन दे दूं उनके बिहाफ में, मैं उनका स्पोक्स पर्सन नहीं हूँ। उनका इवेंट 13 मार्च को था और 10 मार्च को उनके लोग हिंदुस्तान में आए। तो 10 मार्च को जब उनके लोग हिंदुस्तान में आए तो क्या सरकार की जिम्मेदारी नहीं थी उनको रोक देना एयरपोर्ट पर ही, या उनका वीज़ा कैंसिल कर देना, उनको आने से रोक देना?
और 10 मार्च को जब वो लोग आए तो तबलीगी जमात इस तरह फंक्शन करता है कि एक 6 तल्ले का बिल्डिंग है, 6 फ्लोर का बिल्डिंग है, उसी फ्लोर में 4000 लोग बंद हो गए और कहीं आना जाना नहीं था उनका। तो जब लॉकडाउन हो गया तो वो लोग कहाँ जाते? वो एक हॉस्टल स्ट्रक्चर है कि 4000 लोग उसी बिल्डिंग में रहेंगे, उसी बिल्डिंग में प्रोग्राम होगा, उसी बिल्डिंग में खाना पीना होगा, और अचानक लॉकडाउन कर देंगे, आप बंद कर देंगे, तो वो लोग कहाँ जाएंगे? 4000 लोग अपने घर बस के थ्रू ट्रैवल करके जाएंगे। जो बाहर से आए वो कैसे जाएंगे बाहर? तो सवाल पूछना है ये सारी ना, कि इनके सवाल के जवाब किन के पास हैं? अब आप खुद देखें, जो 22 तारीख को, और आखिरी बात कह रहा हूँ मैं आपको, जो यानी एक दिन के जनता कर्फ्यू के लिए 4 दिन का वक्त दिया गया, 4 दिन पहले अनाउंस कर दिया गया कि 22 तारीख को जनता कर्फ्यू होगा, पूरे दिन जनता कर्फ्यू होगा, किसी को घर से बाहर नहीं निकलना है। और 1 महीने का लॉकडाउन है देश में, सिर्फ 4 घंटे पहले बता रहे हैं आप। जो बिहार से दिल्ली आए, झारखंड से दिल्ली आए, उड़ीसा से दिल्ली आए, एक शहर से दूसरे शहर गए लोग इलाज के लिए, सब अपने जगह फंस गए, पूरा देश परेशान हो गया। और मोदी जी को क्रिटिसाइज मत कीजिए, मोदी जी अच्छा कर रहे हैं, मोदी जी अच्छा करना चाह रहे हैं देश के लिए, उनको क्रिटिसाइज मत कीजिए। जो इंसान जहां था वहां फंस गया है। कभी स्लम्स में जाकर देखिए, लोग भूख से मर रहे हैं, पर कोई सवाल नहीं करेगा मोदी जी पे। मैं आपको बता दूं कि तबलीगी जमात के इवेंट से 2 दिन पहले लोग अंताक्षरी खेल रहे थे टीवी पर। कोरोना वायरस के बीच टीवी एंकर्स अंताक्षरी खेल रहे थे क्योंकि उनके पास मुद्दा नहीं था, न्यूज़ नहीं था। फिर क्या हुआ? तबलीगी जमात मुद्दा मिल गया। पाकिस्तान, लॉकडाउन, मरकज़, निज़ामुद्दीन, मौलाना साद, सारे मुसलमान नाम, इससे अच्छा क्या हो सकता था? फिर तब से लेकर अब तक 1.5 महीने से तबलीगी जमात पर ही चर्चा हो रहा है। तो आप समझें, ताकि मोदी जी पे और बीजेपी पे सवाल ना किया जाए, इसलिए सारी साजिशें की जा रही है मुसलमानों के खिलाफ। और इस वीडियो को अगर आपको लगे कि सच्चाई है तो अपने बाकी हिंदू भाइयों तक पहुँचाएं और उन्हें बताएं कि तबलीगी जमात अगर जिम्मेदार है तो किस हद तक जिम्मेदार है, और सिर्फ उनको जिम्मेदार ठहराना क्या ये सही है? एक आखिरी बात कह के अपनी वीडियो को ख़त्म कर रहा हूँ कि तबलीगी जमात का जहाँ पर हेडक्वार्टर है वहाँ से 50 मीटर दूर पर भी नहीं, 50 मीटर के अंदर ही दिल्ली निज़ामुद्दीन पुलिस स्टेशन है। यानी पुलिस स्टेशन और दिल्ली निज़ामुद्दीन मरकज़ यानी हेडक्वार्टर तबलीगी जमात की दूरी सिर्फ 50 या 100 मीटर है मैक्सिमम। तो पुलिस क्या कर रही थी जब उन्हें पता था 4000 लोग जमा हो रहे हैं? वहीं मुंबई में तबलीगी जमात के पैरेलल वे में एक और इवेंट होने वाला था, मुंबई पुलिस और गवर्नमेंट ने उसे कैंसिल कर दिया। तो दिल्ली सरकार और दिल्ली पुलिस क्यों कैंसिल नहीं की? तो सवाल ताकि सरकार से ना हो, ताकि पुलिस से ना हो। जब पहला कोरोना वायरस केस इंडिया में 30 जनवरी को आया तो 30 जनवरी से लेकर 13 जनवरी यानी 2 महीने, 13 मार्च यानी 2 महीने तक सरकार सो रही थी, और 13 मार्च को कहती है देयर इज़ नो हेल्थ इमरजेंसी। तो सरकार से ताकि सवाल ना हो कि लोग भूखे क्यों मर रहे हैं, पीपीई किट क्यों नहीं पहुंच रहा है डॉक्टर्स तक, ग्राफ ऊपर क्यों जा रहा है कोरोना वायरस का, ताकि सरकार से सवाल ना हो तो क्या किया जाए? चलो मुसलमान को मुद्दा बनाया जाए। अगर मुसलमान मुद्दा बन गया तो सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो गए। यानी इस देश के हर प्रॉब्लम का 2 सल्यूशन है। पता है क्या? मुसलमान और पाकिस्तान। थैंक यू।